आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी कंचनपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरे पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का ये मानना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात तो क्या दिन में भी नहीं जाना चाहता। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है। इसलिए कोई जल्दी नदी के उस पार नहीं जाता, और अगर कोई जाता भी है तो बस वो अपने जानवरों को घास चराने के लिए ही या लकड़ी लाने के लिए ही जाते हैं। वैसे ही महेश भी रोज नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास 2 ही बकरियां थी और उसने अपनी उन दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम था चंपा और दूसरी का नाम था चमेली। महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर भी बुलाता तो वो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास आ जाती थी। और ऐसे ही एक दिन महेश रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार तो गया हुआ था, पर वो उन 4 खंभों के पास नहीं गया हुआ था। वो उन 4 खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था, जहां बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते थे। और महेश ने वहां पहुंचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। उसने आसपास देखा। फ़ोन चलाने के बाद तो उसे उसकी बकरियां कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, और अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होंगी। इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था, पर उसको उसकी बकरियां कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। अब समय भी काफ़ी होने लगा था और अब तक अंधेरा हो चुका था। वो जंगल भी काफ़ी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उस जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए वो वापस नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। वो रुका नहीं, वो सीधा चलते चलते चले जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर उन्हें आवाज़ लगा रहा था। वो आवाज़ लगाते हुए नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चल रहा खून बर्फ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी दौड़ने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा था, सावधान, आगे खतरा है, आगे 4 खंभे हैं। महेश ये पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो महेश ने वहीं खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज़ लगाई, पर काफ़ी देर तक जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जिधर से उन बकरियों की आवाज़ आ रही थी। और जहाँ पर वो 4 खंभे थे वो डरता डरता चले जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी थी
और उसका मुंह दूसरी तरफ था। उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो जमीन को छू रहे थे और उस लड़की के पास ही में महेश की एक बकरी खड़ी थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज मारी, चंपा चंपा इधर आओ। उसकी आवाज उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर उस लड़की जो वहां बैठी थी उसने सुन ली। उसने महेश की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश बस उस लड़की को देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा मुस्कुराकर महेश को कहा, ये आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज सुनते ही महेश का भी ध्यान टूटा और उसने अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जी हाँ, पर इसके साथ मेरी एक और बकरी थी, आपने उसे कहीं देखा क्या? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि महेश ने देखा उसकी दोनों बकरियों के सर कटे हुए हैं और वहीं पर दोनों सर पड़े हुए थे। महेश ये देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसकी एक बकरी उस लड़की के साथ बिल्कुल वहीं पर थी। अब यहाँ पर तो उसकी दोनों बकरियां मरी पड़ी हुई थी। महेश अब शायद समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए वहां से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वो लड़की उसके आगे से ही चली आ रही थी। उसको आगे से आते देख महेश तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो एक झटका लगा उसे, क्योंकि वो लड़की अब पीछे से भी चली आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी और उसके दोनों तरफ भी, यानी कि उस लड़की या उस डायन ने महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो लड़की चारों तरफ से उसके ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल सा गया और एकदम भयानक सा हो गया। महेश अब अपने बचने की उम्मीद खो चुका था, मगर तभी उसके ऊपर पीछे से एक टॉर्च की रोशनी पड़ी और साथ ही आवाज आई, महेश बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? महेश ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पिताजी थे। उसने आगे देखा तो अब वो डायन गायब हो चुकी थी। उसके पिताजी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। उस दिन महेश की जान तो बच गई, मगर उसकी दोनों बकरियां मारी गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के पास पक्के के मकान। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजर बसर किया करते थे, और अगर रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। मगर उसी सुकून के बीच एक डर भी था, जमींदार साहब के बगान का डर, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस बगान में रात के वक्त आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। जमींदार साहब भी काफी समय पहले अपने घर को छोड़कर गांव से चले गए, लेकिन जमींदार साहब इस गांव को छोड़कर क्यों गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। असल में रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जमींदार साहब और उनके परिवार वालों का ना तो उनके घर में कोई पता चला और ना ही पूरे गांव में, जिस कारण काफी लोगों का ये भी मानना है
कि जमींदार साहब और उनके परिवार वालों को उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन ये बात भी सच है कि जमींदार साहब के घर बनाने से काफी सालों पहले वो बगान एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। और तो और मैं या कोई भी जब उस बगान के अगल बगल से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिस कारण गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त उस बगान की तरफ नहीं जाता है। हालांकि मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं उठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। तो उसे इस तरह से भागता देख मैंने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तू भाग क्यों रहा है? इस पर मोहन ने कहा, राजू तुझे पता नहीं है क्या, हरिया काका मर चुके हैं और उनकी डेथ बॉडी उसी भूतिया बगान के पास मिली है। मोहन की ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी मोहन ने दोबारा कहा, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी आत्माओं का ही काम है। हालांकि मैं और मोहन हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, मोहन आज रात हम दोनों उस बगान में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर मोहन ने कहा, हाँ ठीक है, आज हम लोग जाकर देखते हैं। जिसके बाद हमने तय किया कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 10 बजे उस बगान के पास मिलेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम भागकर हरिया काका की डेथ बॉडी को देखने गए। अब हमें इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस बगान में है तो है क्या। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। दोपहर का खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी से ही सारा गांव सन्नाटे में डूबने लगा था। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे इंतजार था तो बस घर वालों के सोने का, ताकि घर वालों के सोने के बाद मैं उस बगान की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 10 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि रात के 9:30 बजे ही मेरे सभी घर वाले सो गए। लेकिन मुझे 10 बजे जाना था तो मैंने आधा घंटा और इंतजार किया। जिसके बाद रात के 10 बजे एक टॉर्च लेकर सबसे छुपाते छुपाते धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा कि सारा गांव एकदम से वीरान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर जानवर भी गांव में हो रहे अजीब अजीब घटनाओं से काफी डर रहे हों। खैर मोहन ने मुझे बगान में आने को कहा था तो मैंने अपना टॉर्च जलाया और दबे पांव बगान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से बगान यहीं कोई 5 मिनट की दूरी पर था। तुरंत ही बगान पहुंच जाऊंगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस बगान के करीब पहुंचा तो ना जाने क्यों उस बगान के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मगर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलकर बगान के अंदर दाखिल हुआ तो बगान के अंदर का माहौल इतना वीरान था कि मानो ये बगान इस दुनिया में ही ना हो। खैर बगान के अंदर आकर मैं इधर उधर मोहन को देखने लगा, लेकिन मोहन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मगर मोहन ने तो कहा था
कि वो ठीक 10 बजे मुझे बगान में ही मिलेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बगान के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई। तो पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था, मगर घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए इस बगान के पेड़ के ऊपर कौन होगा, ये सोचकर मैं काफ़ी सहम गया। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाई, तो ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन बैठा हुआ था। लेकिन मोहन पेड़ के ऊपर तो कर क्या रहा है, उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे। खैर, मैं चलकर पेड़ के पास गया और आवाज लगाकर मोहन से कहा, मोहन तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही मोहन ने मेरी ओर देखा और झटपट पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ के ऊपर से गिरने का कोई डर ही ना हो। देखते ही देखते मोहन पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, चल चल थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और मोहन हम दोनों चलकर बगान के अंदर जाने लगे। मगर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मोहन का बर्ताव अब मुझे काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मोहन अचानक एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तो उसे अचानक इस तरह खड़ा होता देख मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन क्या हुआ तुझे, खड़ा क्यों हो गया? मगर इस पर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं मोहन के करीब पहुंचा तो मोहन एकदम से मेरी ओर पलटा। तो मोहन के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि अब मोहन की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मोहन नहीं बल्कि भूत है, जो मोहन का रूप लेकर मुझे मारने आया है और अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला मोहन आ गया और उसने आते ही उस भूत के ऊपर भभूत छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। इस पर असली वाले मोहन ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ भभूत ले आया। जिसके बाद हम भागकर घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।